अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे लायबिलिटी। जैसा कि तुम्हें पहले भी मैंने बताया था कि लायबिलिटी क्या होती है, और क्योंकि अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो अब हम और अच्छे से देखेंगे कि लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। लायबिलिटी की बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं ऐसी चीज है जो देनी क्या है, बाकी है। अभी हमें देना बाकी है। क्या वो चीजें हमने दे दी? नहीं, वो चीजें दी नहीं है, देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें चॉकलेट खानी थी और तुमको 10 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, चॉकलेट खाना, और तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, और फिर भी तुम्हारे मन में इच्छा आती है 10 रुपए की चॉकलेट खाना। तो तुमने कहा अपने दोस्त से कि क्या तुम मुझको 10 रुपए दे सकता है? तो उसने कहा बिल्कुल, 10 रुपए कोई बड़ी बात है, दे सकता हूं, लेकिन चुका दियो। मतलब कि तुमने जो 10 रुपए अपने दोस्त से लिए, क्या तुम उसे भविष्य में या अगले दिन दोगे या नहीं दोगे? देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो वो फिर भविष्य में तुम्हें कभी मदद नहीं करेगा। इस बात की ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो पैसा तुम्हें अभी भविष्य में चुकाना होता है वो चीज क्या कहलाती है, देनदारी, और अकाउंटिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। अब जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है। देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे लायबिलिटीज कहने का क्या मतलब है। तुमने जो पैसा बिजनेस में लगाया, फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो उसकी क्या कहलाती है, हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया है, वो पैसा उसका क्या कहलाता है, कैपिटल। ठीक है। और कैपिटल किसने लगाई है? कैपिटल लगाई है ओनर ने, बिजनेस के मालिक ने तो लगाई है। बताओ, तुम कोई बिजनेस करते हो तो तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए क्या मैं पैसा लगाऊंगा? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा भी कौन लगाएगा? तुम। तो तुम क्या माने जाओगे? ओनर, मालिक माने जाओगे। और तुमने जो पैसा लगाया वो पैसा कैपिटल है, ठीक है। ये तो वो पैसा लगाया। अब तुमने सोचा कि कुछ पैसा मैं बैंक से ले लेता हूं। कुछ पैसा मैं कहां से ले लेता हूं? बैंक से। मुझे बताओ, जो पैसा हम बैंक से उधार लेते हैं, जो पैसा हम बैंक से उधार लेते हैं उसको अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोला जाता है? लोन। क्या बोला जाता है? लोन। बताओ, ये पैसा भी किसके अंदर लगाया गया? बिजनेस के अंदर। ये पैसा भी किसके अंदर लगाया गया? बिजनेस के अंदर। लेकिन ये पैसा तुमने नहीं लगाया, ये पैसा किसने दिया है तुम्हें? बैंक ने दिया है। ये पैसा तुमको किसने दिया है? बैंक ने दिया है। अब ध्यान से समझना, कुछ पैसा ऐसा था जो ओनर ने खुद लगा दिया अपना, और कुछ पैसा ऐसा था जो बैंक वालों से मांगकर तुमने अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। जो पैसा तुमने बैंक से मांगा वो है लोन, और जो पैसा तुमने खुद लगाया वो है कैपिटल। बात समझ में आ रही है? जो पैसा ओनर खुद लगाता है वो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। और जो पैसा बैंक से मांगकर लगाया जाता है वो पैसा कहलाता है लोन। दो बातें हैं बस। अब मुझे बताओ, अगर तुमने बैंक से लोन लिया है तो क्या तुम उसे लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? बैंक से लिया गया पैसा क्या तुम्हारा हो गया हमेशा के लिए? नहीं, बैंक से लिया गया पैसा तुम्हारा नहीं हुआ। लेकिन खुद से लिया गया पैसा जो तुमने खुद लगाया, खुद से लिया गया पैसा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा एक दिन। देखो, जब तुमको बिजनेस क्या करना था, ध्यान से समझना, जब तुमको बिजनेस स्टार्ट करना था तब तुमने बिजनेस के अंदर ये पैसा लगाया, और जब बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब बिजनेस क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो ये पैसा क्या तुमको वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ये वो पैसा है जो तुमने बिजनेस को लगाया। अब जब बिजनेस बंद हो गया है तो बिजनेस में जो बचा कुचा पैसा है सारा का सारा, वो सारा का सारा पैसा किसको मिलना चाहिए? वो सारा का सारा पैसा तुमको मिलना चाहिए। मतलब बिजनेस वो पैसा तुमको लौटा देगा और बिजनेस ये वाला पैसा बैंक को लौटा देगा। बस फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जो ओनर होता है ये बिजनेस का अंदर का आदमी होता है। बताओ, बिजनेस किसका है? बिजनेस मालिक का ही तो है। तो ओनर इंटरनल पर्सन माना जाएगा या एक्सटर्नल पर्सन माना जाएगा? जो मालिक है ना, मालिक बिजनेस के अंदर का आदमी है या मालिक बिजनेस के बाहर का आदमी है? मालिक जो होता है वो बिजनेस के अंदर का आदमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूं, ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, तो मैं ट्यूशन सेंटर का अंदर का आदमी माना जाऊंगा ना। मैं ट्यूशन सेंटर का अंदर का वर्कर हूं, ना कि बाहर का। तो जो मालिक होता है वो इंटरनल होता है, और जो बैंक होता है,
बताओ बैंक बिजनेस के अंदर का आदमी है? नहीं, उसने सिर्फ पैसा दिया है, बिजनेस चला नहीं रहा है, पैसा दिया है। तो बैंक जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। तो बिजनेस इसको भी ये पैसा चुकाएगा बाद में, और बिजनेस ओनर को भी ये पैसा चुकाएगा। ये कहलाती है उसकी इंटरनल लाइबिलिटी, और ये कहलाती है उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बात समझ में आई? देखो, ओनर को छोड़कर, मालिक को छोड़कर जितने भी लोगों का पैसा देना बाकी है, मालिक को छोड़कर जितने भी लोगों को पैसा देना बाकी है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल। और जो मालिक है, मालिक क्या कहलाएगा? इंटरनल। अगर मालिक को देना है तो इंटरनल लाइबिलिटी, और मालिक को छोड़कर बाकी लोगों को देना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो दो ही तरह की लाइबिलिटी होती है, या तो घर के लोगों का पैसा चुका दो या बाहर के लोगों का पैसा चुका दो। ओनर मतलब घर का बंदा, और बैंक मतलब बाहर का बंदा। ठीक है, तो अब तुम्हें नेक्स्ट डेफिनेशन लिखनी है 6th, जिसमें हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में। तो नंबर 6 में लिखो लायबिलिटी। लायबिलिटी के आगे लिखना, लिखो इट इज द अमाउंट विच इज, इट इज द amount which is payable by the business, which is payable, payable लिख लोगे ना? चलो मैं लिख देता हूं, वैसे तुम्हें लिखना आना चाहिए। which is payable by the business। payable का मतलब, payable का मतलब होता है जो देना है। क्या करना है? देना है। payable मतलब पे करना है। और कौन पे करेगा? देखो, बिजनेस। ओनर ने पैसा किस में लगाया? बिजनेस में। बैंक वालों से जो लोन लिया था वो लोन किस में लगाया? बिजनेस में, है ना? तो बताओ, जब सारा पैसा बिजनेस में लग रहा है तो बिजनेस ही तो चुकाएगा, बिजनेस ही ये पैसा ओनर को वापस करेगा, बिजनेस ही ये लोन का पैसा बैंकों को वापस करेगा। ठीक है, इट इज द अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, लिखो देयर आर टू केसेस, TWO2, देयर आर टू केसेस ऑफ लाइबिलिटीज, देयर आर टू केसेस ऑफ लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कितनी तरह की लाइबिलिटी? दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देखो, इंटरनल, इंटरनल वो है जो किसको देना है पैसा? पैसा देना है ओनर को। ओनर मतलब मालिक। ठीक है, और ओनर को छोड़कर, ओनर को छोड़कर देखो, बैंकों को पैसा देना है ना? क्रेडिटर, याद है क्रेडिटर आते थे? क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर उसे कहते हैं जिनसे तुमने उधार खरीदा। क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं जिनसे तुमने उधार खरीदा। और अगर उधार खरीदा है तो क्या चुकाओगे? नहीं, चुकाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर तुम्हारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं? नहीं, क्रेडिटर बाहर के लोग होते हैं। बाहर से ही तो खरीद के लाते हो माल, या अंदर से ही खरीद लेते हो? बाहर से खरीदते हैं। तो जब तुम्हें बैंकों को चुकाना है, क्रेडिटर को चुकाना है, बाहर के लोगों को चुकाना है, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल। और जब घर के बंदे को चुकाना है, घर का बंदा मतलब ओनर, जब ओनर को पैसा देना है तो इंटरनल। तो स्मॉल ए करके लिखो, स्मॉल ए में लिखो इंटरनल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज। ठीक है, हाँ, इंटरनल लाइबिलिटीज के लिए लिखना। तो इंटरनल मतलब अंदर की बात, और अंदर की बात तो मालिक ही जानता है। अंदर की बात कौन जानता है? अंदर की बात मालिक जानता है। तो लिखो लाइबिलिटीज टुवर्ड्स, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, सॉरी, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो लायबिलिटी ओनर की तरफ होती है,
मतलब जो लायबिलिटीज किसको देनी है, ओनर को, वो कहलाती है इंटरनल, क्योंकि ओनर अंदर का आदमी है ना कि बाहर का। लायबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस रेफर्ड एज इंटरनल लायबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस रेफर्ड एज इंटरनल लायबिलिटीज, रेफर्ड एज इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज। अब लिखो बी पॉइंट, बी पॉइंट में लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब ओनर को छोड़कर बाकी के लोग। बैंकों से पैसा लिया, कब दोगे? उधार खरीदा, कब दोगे? नहीं दोगे, देना पड़ेगा। लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए लिखो लायबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग। लायबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स रेफर्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। Liabilities towards the outsiders referred as external liabilities. External liabilities है ना, external liabilities लिख लो। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, पूरा एक ही शब्द है बैंक लोन मतलब दो शब्द हैं, मतलब एक साथ है, लेकिन बैंक लोन, बैंक लोन। बैंक लोन मतलब जो बैंकों से लोन लिया है। ठीक है, बैंकों से क्या लिया है? लोन लिया है। बताओ, कभी कभी हम लोग उधार में भी तो खरीदते हैं। क्या करते हैं? उधार खरीदते हैं। याद है ना क्या होता था? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट का मतलब उधार और परचेज का मतलब खरीदना। मुझे बताओ, अगर तुमने आज किसी से उधार खरीदा तो क्या तो कभी दोगे नहीं क्या? देना पड़ेगा। तो कोमा लगा के लिख लो, बैंक लोन के बाद कोमा लगाओ और बैंक लोन के बाद लिखो क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज लिख लो, दैट इज क्रेडिटर्स। क्या कहलाते हैं? अगर तुम जिनसे उधार खरीदते हो तो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिटर्स। अब देखो, तो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। अब जरा एक चीज और देखना, तुम है ना दो तरह की उधारी करते हो, है ना। एक होती है छोटी छोटी उधारी और एक होती है बड़ी बड़ी उधारी, है ना। एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुमने ना एक बंदे को ये बोला कि देख भाई 5 महीने में चुका दूंगा तेरा पैसा, दे दे मुझे। तुमने क्या बोला? तुमने ये बोला कि 5 महीने में चुका दूंगा। उसने बोला चल ठीक है, अगर तू कह रहा है 5 महीने में चुका देगा, मैं तेरी बात पर भरोसा करता हूं, ठीक है। अब दूसरा बंदा आया, वो कहता है देखो जी भरोसा तो है ही ना आपको, मुझे 2 साल का टाइम दे दो बस। बताओ, 2 years। तो वो ये कह रहा है कि मुझे 2 साल का टाइम दे दो, चुका दूंगा। वो कहता है सामने से कि कोई बात नहीं, चलो आप हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, हम भरोसा करते हैं आपके ऊपर, आप दे देना 2 साल बाद। कितने साल बाद दे देना? 2 साल बाद दे देना, कोई बात नहीं। तो देखो, जब टाइम होता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा का, क्या होता है? जब टाइम होता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा का, तो ऐसे में जो लायबिलिटी बनती है उनका नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटी। किस नाम से जाना जाती है? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जब तुमने किसी को यह बोला कि मुझे 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए उधार चाहिए, तो ऐसी लायबिलिटी क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर तुमने किसी को बोला कि मैं 5 महीने में चुका दूंगा, बस मुझे कितने समय के लिए उधार चाहिए? 5 महीने तक के लिए, तो ऐसी लायबिलिटी कहलाती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ 1 साल से कम का टाइम पीरियड, और यहां पर है 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड। समझ रहे हो? 12, मान लो मैंने किसी से उधार लिया 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए उधार लिया? 9 महीने के लिए। सोचकर बताओ, करंट लायबिलिटी
या नॉन करंट लायबिलिटी? 9 महीने का है ना, 1 साल से कम का टाइम है। अगर 1 साल से कम का टाइम है तो करंट लायबिलिटी, और अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आई बात? अब हम लिखेंगे ए बी के बाद सी। सी में लिखो, पहले हम पढ़ेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सी में हेडिंग डालो नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें पढ़नी है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? जिसमें 1 साल या 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो लिखो this type of liability which is payable, this type of liability which is payable, this type of liability which is payable after a period of more than 1 year, after the period of more than 1 year, after the period of more than 1 year। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या होता है, बढ़िया रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ना तुम्हें पता नहीं है बैंकों के बारे में। बैंकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज इकोनॉमिक्स में मिलती है कि बैंक कैसे होते हैं और बैंकों से जो लोन मिलता है वो कैसा होता है। ठीक है, वो लोन कैसे मिलता है, ये सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के होते हैं। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे अकाउंट भी समझाना है। ठीक है, देखो जब हम लोन लेने जाते हैं ना बैंकों के पास, क्या लेने जाते हैं? लोन। अब एक बंदा कहता है मुझे 50,000 का लोन चाहिए और एक बंदा कहता है मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। समझ में आ रही है बात? एक कहता है मुझे 50,000 का लोन चाहिए और एक कहता है मुझे 10 लाख की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो, जब 10 लाख का लोन वो लेगा और जब वो 50,000 का लोन लेगा, किसको चुकाने में ज्यादा टाइम लगेगा? 10 लाख वाले को या 50,000 वाले को? कौन सा बंदा लोन चुकाने में टाइम लेगा? 10 लाख वाला, क्योंकि मिल रहा है उसे लोन। 10 लाख रुपए का उसने लोन तो ले लिया, चुकाने में टाइम लगेगा ना। क्यों लगेगा? अमाउंट भी तो देखो कितना बड़ा है। समझ रहे हो? अमाउंट देखो कितना बड़ा है। तो देखो जब इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तो चुकाने में लंबा टाइम लगता है। और इसलिए इस तरह के जो लोन होते हैं इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स। और इनका जो टाइम होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है। क्या होता है इनका टाइम? 1 साल से ज्यादा का होता है। अब बताओ, अगर 1 साल से ज्यादा का है तो ऐसे लोन किस में आने चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी में। किस में आने चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी में, क्योंकि इनको चुकाने में पता है कितना टाइम लगेगा? 4 साल, 5 साल, 3 साल, समझ रहे हो? 8 साल। वो तो खैर डिपेंड करता है लोन पर और बैंकों के बीच तुम्हारे संबंध पर कि तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं बैंक के साथ। अब इधर आ जाओ, देखो जरा, बताओ 50,000 का लोन लिया है, क्या होता है आजकल? 50,000 कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कितने महीने में चुका देगा? 3 महीने में मुश्किल से, है ना? 3 महीने में चुका देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 महीने में चुका देगा। तो देखो जब इतने कम समय में चुका देता है और इतना छोटा अमाउंट, तो ऐसा कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है छोटा छोटा और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबा लंबा। और टर्म का मतलब होता है समय, मतलब कि कम समय में चुकाओ, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय में चुकाओ। यहां पर तुम्हारे पास टाइम होता है 1 साल से ज्यादा का चुकाने का और यहां पर टाइम होता है 1 साल से कम में चुकाने का। यहां पर तुम्हारे पास 1 साल से कम का टाइम है। तो बताओ जब 1 साल से कम में चुकाओगे तो ये लायबिलिटी कैसी मानी जाएगी? करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन कहां पर आता है? नॉन करंट में। और शॉर्ट टर्म लोन कहां पर आता है? करंट में। तो जैसे मैं बोर्ड पर ये कुछ कुछ चीजें बना कर दिखाता हूं ना, समझा कर दिखाता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है ध्यान से समझो, और दूसरी खासियत ये होती है अगर रफली नोट भी करना चाहते हो ना तो कर सकते हो, क्योंकि पता है ये चीज अच्छे से समझोगे
तो डेफिनेशन आराम से आ जाएंगी सारी की सारी। और क्योंकि तुम्हें मालूम ही है चैप्टर किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन से। पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। तो मैं ये क्या करवा रहा था, मोर देन 1 ईयर एग्जाम्पल लिखवा रहा था। लिखो फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, LOANS, लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। एक चीज और होती है, कॉमा लगा देना, एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं, देखो वो समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिख लेना, कॉमा लगा के लिखो डिवेंचर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कॉमा डिवेंचर्स। अगर तुम्हें डिवेंचर्स की अच्छी नॉलेज लेनी है तो 11th क्लास की अकाउंटिंग में तो ये है नहीं है, लेकिन 11th क्लास की बिजनेस में है। ये बिजनेस स्टडीज होता है ना कॉमर्स में, तुमने देखा होगा बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है, तो वहां पर डिवेंचर के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम वहां पर पढ़ लो, या फिर इसके लिए तुम्हें 12th क्लास की अकाउंट का इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तुम कहोगे अभी बता दो, तो देखो अगर मैं अभी बता भी दूंगा तो ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ होता है इसके बारे में, डिवेंचर्स के बारे में। बस इतना ध्यान रखो कि डिवेंचर्स हमारी कैसी लायबिलिटी होती है, नॉन करंट, ठीक है। तो दो एग्जांपल लिखवा दिए, लॉन्ग टर्म लोन्स कॉमा डिवेंचर्स एटसेट्रा कर लेना, ठीक है। अब लिखो डी, डी में है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, जिनका टाइम पीरियड कितना होता है, जिनका टाइम पीरियड होता है ज्यादा से ज्यादा 1 साल, ठीक है। 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना दोबारा उधार देंगे नहीं। लिखो दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज पेबल, दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर, सॉरी विच इज पेबल विद इन, बोर्ड पे लिखा हुआ है विद इन, विच इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, which is payable within a period of 1 year, मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर क्या कर दी जाए, पेड कर दी जाए, which is payable within a period of 1 year, ठीक है, 1 year। मुझे बताओ देखो जब तुम खरीदते हो किसी से, जब तुम खरीदने का काम करते हो, मतलब कि तुमने उधार खरीदा, जब तुम उधार खरीदते हो तो वो क्या बन जाता है, तुम्हारा क्रेडिटर बन जाता है। मान लो तुम किसी से गुड्स खरीद के लाए थे, और वो भी कैसे खरीद के लाए थे, उधार, तो वो तुम्हारा क्या बन चुका है, क्रेडिटर बन चुका है। वो तुम्हारा क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है। अब अगर वो तुम्हारा क्रेडिटर बन गया है जिससे तुमने गुड्स खरीदे, तो बताओ फिर 2 महीने बाद चले गए, 2 महीने बाद तुम फिर से खरीदने के लिए चले गए, अब वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा भाई पहले वाला तो चुका दो, अभी तुमने पहले वाला नहीं चुकाया, मैं और कैसे दे दूं, नहीं दे सकता। देखो उधारी का नियम क्या होता है, उधार का नियम ये होता है कि पहले वाला चुकाओ, फिर नया उधार लो, फिर वो चुकाओ, फिर नया उधार लो, है ना, यही तो नियम होता है। तो वो ये कहेगा कि भाई पहले मेरा पहले वाला पैसा चुकाओ, बाद में मैं तुम्हें नया अमाउंट दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर के अंदर टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। हर 1 महीने तुम खरीदारी करते हो, क्या खरीदारी साल में एक बार होती है बिजनेस में, नहीं, जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा हर महीने खरीदारी होती है। लकड़ी का काम है, हर महीने लकड़ी का स्टॉक आएगा, हर महीने लकड़ी का स्टॉक आएगा, तो जब जब स्टॉक आएगा तब तब तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हर महीने पेमेंट होती रहती है। रोज की रोज पेमेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन महीने के महीने पेमेंट होती रहती है जरूर, ठीक है। तो बताओ क्रेडिटर हमारी कैसी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर का पैसा तुम्हें चुकाना पड़ता है, और 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है, क्रेडिटर्स कॉमा, अभी मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, शॉर्ट टर्म लोन, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स कॉमा शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब जिनका टाइम 1 साल से कम का होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स कॉमा, एक लायबिलिटी और लिखवा रहा हूं,
सुनने में अजीब लगेगी क्योंकि उससे रिलेटेड है ना चैप्टर हमारा आगे आएगा। तो उस लायबिलिटी का नाम है बिल्स पेबल। उस लायबिलिटी को बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या चीज होती है बिल्स पेबल। तो बस अभी तो देखो इतना सा ध्यान रखो कि बिल्स पेबल कैसी लायबिलिटी होती है। करंट किसका एग्जांपल है? करंट का एग्जांपल है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बारे में तब बता दूंगा जब चैप्टर आएगा बिल्स पेबल। क्योंकि देखो जब कोई चैप्टर आता है ना तब उस चीज के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज मिलती है, और मैं चाहकर भी उतनी नॉलेज अभी तो दे नहीं पाऊंगा, और दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं तो खैर दे ही सकता हूं, समझ में नहीं आएगी। जब इसका चैप्टर आएगा तब ये प्रॉपरली पढ़ेंगे हम। अब हमारा अगला टॉपिक है एसेट। एसेट का मतलब होता है लेनदारी, मतलब कहां कहां से पैसा आ सकता है। ठीक है, कहां कहां से पैसा आ सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? एसेट्स, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें बिजनेस करना था और बिजनेस करने के लिए मशीनरी खरीदी, है ना, और मशीनरी तुमने लाकर कहां पर सेट कर दी? फैक्ट्री में, है ना। अब वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट बाजार में बेचा जाता है। देखो, बिजनेस करना था और बिजनेस करने के लिए तुमने मशीनरी खरीदी, और मशीनरी खरीदने के बाद तुमने उसको फैक्ट्री में क्या करा? लगा दिया, और लगाने के बाद उसने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बाजार में बिका, और बिकने के बाद तुम्हें क्या मिला? पैसा। बिकने के बाद तुम्हें क्या मिली? इनकम मिली। बताओ, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या आता है हमारे पास? पैसा आता है। मान लो 5 रुपए का पेन मैंने बाजार में बेचा, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 5 रुपए आ गए। तो बाजार में से हमारे पास 5 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, तो बताओ, मशीनरी को इस्तेमाल करके वो पैसा कमा रहा है ना, मशीनरी का उपयोग करके उसके पास पैसा आ रहा है। उसकी क्या बन रही है? लेनदारी बन रही है। जहां जहां से पैसा आता है, जहां जहां से पैसा आता है या जिसकी मदद से पैसा आता है, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? एसेट। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो लंबे समय तक चलती है और तुम्हें क्या कमा कर देती है? पैसा कमा कर देती है। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो तुमने किसी को उधार बेचा। तुमने किसी को कैसे बेचा है? माल उधार बेचा है। बताओ, उधार बेचने पर क्या बन जाता है? वो हमारा डेटर बन जाता है। देखो, तुमने किसी को 10,000 रुपए का माल उधार में दे दिया, तो बताओ वो बंदा पैसा तुम्हें देने आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना भाई, ऐसे मत सोचो कि नहीं आएगा, भाग जाएगा, आएगा पैसा देने, है ना। रिकॉर्ड्स है हमारे पास उसके, उसकी एक एक ट्रांसैक्शन का रिकॉर्ड हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, तो वो बंदा पैसा देने आएगा। और जो बंदा पैसा देने आता है उसको बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स हमारी क्या होती है? लेनदारी होती है। देखो, ये सारी चीजें ना जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे मैंने वहां पर भी बताई थी, है ना। और मेरी तो ये आदत है कि मैं एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट द कॉन्सेप्ट्स मच क्लियर, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो डेटर्स हमारी क्या बन जाती है? लेनदारी बेचने पर। तो वो पैसा फ्यूचर में तुम्हें आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। ठीक है, तो 7 पॉइंट में हमें पढ़ना है एसेट्स के बारे में। तो लिखो नंबर 7 पॉइंट, एसेट। इट इज द प्रॉपर्टी, संपत्ति। सिंपल भाषा में इसको संपत्ति भी कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। क्या होती है ये? बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है भाई, और क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम विच फर्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्म, फ्रॉम विच फर्म get cash or any benefit, from which firm get cash or any benefit in future, from which firm get cash or any benefit in the future, or any benefit in the फ्यूचर।
देखो इसका क्या मतलब है, गेट कैश और एनी बेनिफिट। देखो ये कह रहा है कि एसेट वो प्रॉपर्टी है बिजनेस की जिससे या तो कैश मिलेगा या फिर कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो भी होगा कब होगा, फ्यूचर में होगा। मुझे बताओ, तुम फैक्ट्री के अंदर मशीनरी लेकर आए, फैक्ट्री के अंदर क्या लेकर आए, मशीनरी लेकर आए, क्या मशीनरी के आते के साथ ही तुम्हें पैसा मिलने लगा? नहीं, मशीनरी के आते के साथ ही पैसा नहीं मिलता। मशीनरी आएगी, फैक्ट्री में लगेगी, फिर वर्कर उस पर काम करेंगे, प्रोडक्ट बनकर तैयार होएगा, प्रोडक्ट बाजार में बिकेगा, लोगों का पैसा आएगा, तब जाकर तुम्हें पैसा मिलेगा। तो मुझे बताओ, आज जो मशीन तुमने खरीदी उसका बेनिफिट आने वाले समय में तुमको जरूर मिलेगा। आने वाले समय में तुम्हें उससे या तो कैश मिलेगा या कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कब? भविष्य में। कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। मुझे बताओ, तुम यहां पर आकर पढ़ते हो, नॉलेज हासिल करते हो पढ़ाई लिखाई में, है ना, क्या इसका बेनिफिट तुम्हें अभी मिल रहा है? नहीं, इसका बेनिफिट तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। तो बताओ, नॉलेज जो हमें मिल रही है वो भी तो एसेट है। कहते नहीं है कि जो माइंड होता है ना, वो तो दुनिया की वो एसेट होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। नॉलेज जो होती है इंसान की, वो दुनिया की सबसे जबरदस्त क्या मानी जाती है, एसेट मानी जाती है। मुझे बताओ, मैं किससे पैसे कमाता हूं? क्या मैं कोई तुम्हें चीजें बेचता हूं? नहीं, मैं तुम्हें कोई चीजें नहीं बेच रहा हूं। क्या मैं तुम्हें किताबें बेचता हूं? नहीं, मैं तुम्हें कोई किताबें नहीं बेच रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी नॉलेज दे रहा हूं, है ना। और मैं किससे कमा रहा हूं? मैं तो नॉलेज से ही कमा रहा हूं। मैं अपनी नॉलेज को शेयर करके कमा रहा हूं। तो नॉलेज मेरे लिए क्या मानी जाएगी? एसेट मानी जाएगी। नॉलेज मेरे लिए क्या मानी जाएगी? एसेट मानी जाएगी। अब मुझे बताओ, एक बंदा कहता है कि मैं तो मशीन का इस्तेमाल करके पैसे कमाता हूं, और एक बंदा कहता है कि मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसे कमाता हूं। देखो फैक्ट्री का मालिक, देखो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैं मशीन से पैसे कमाता हूं, और मेरे जैसा बंदा कहता है कि मैं अपनी नॉलेज से पैसे कमाता हूं। वो कहता है मैं मशीन से पैसे कमा रहा हूं तो ये मेरी एसेट है, और मैं कहता हूं मैं अपनी नॉलेज से पैसे कमा रहा हूं तो ये मेरी एसेट है। बताओ सही बात बोल रही है ना। हर वो बंदा जिससे उसका पैसा कमाने का जरिया बना हुआ है, हर वो बंदा जिससे उसका पैसा कमाने का क्या बना हुआ है, जरिया बना हुआ है, वो उसकी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। लेकिन दोनों एसेट में फर्क है। देखो ये दिखाई देती है ना, ये क्या इसकी फिजिकल वैल्यू है? मशीनरी को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मशीनरी की फिजिकल वैल्यू होती है, ठीक है। जिसको देखा जाए, जिसको छुआ जाए, जिसको महसूस किया जाए, जिसकी फिजिकल वैल्यू होती है, उस एसेट को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट बोलते हैं? टेंजिबल एसेट बोलते हैं। अब एक बंदा कह रहा है मैं अपनी नॉलेज से पैसे कमाता हूं, तो बताओ क्या नॉलेज को देखा जा सकता है? नहीं। क्या नॉलेज को छुआ जा सकता? बताओ नॉलेज कहां पर है? यहां पर है। ज्ञान, ज्ञान देखो ये खोपड़ी है, ये तो दिखती है, लेकिन मैं इस खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। इस खोपड़ी के अंदर जो ज्ञान है, मुझे माफ करना मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, खोपड़ी, खोपड़ी छोड़ो, चलो फनी भी लग रहा है तो थोड़ा सा, है ना। हेड, ये तो हेड है, हेड तो दिखता है, लेकिन हेड के अंदर जो हमारा ज्ञान है वो थोड़ी ना देखा जा सकता है, वो नहीं देखा जा सकता। तो ना तो उसकी कोई फिजिकल वैल्यू है, ना उसको देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ठीक है। तो जो चीज ना तो छुई जा सकती है ना देखी जा सकती है, ऐसी एसेट कहलाती है इंटेंजिबल। क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिससे वो पैसे कमाता है। तो दो तरह की एसेट है, जो दिखती है टेंजिबल, और जो नहीं दिखती है इंटेंजिबल। ऐसे भी समझ लो, जो दिखती है विजिबल और जो नहीं दिखती है इनविजिबल। इनविजिबल तो समझते हो ना, जो दिखता नहीं है। चलो पहले ना एसेट्स के आगे की लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मैंने लिखवाया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम विच फर्म गेट कैश और एनी बेनिफिट इन द फ्यूचर। मतलब जिससे वो पैसे कमाता है आने वाले फ्यूचर में। लिखो फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड होती है ना। बताओ लैंड तो आजकल पता ही होगा तुम्हें, लैंड का क्या हिसाब किताब है आजकल। तो आजकल तो लैंड से इतना पैसा कमाया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। 50 लाख की लैंड खरीदो और 2 साल बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ की लैंड खरीदो,
2 साल बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 2 करोड़। बताओ, ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो लैंड में पैसा खर्च करो और तुम्हें मिलेगा आने वाले टाइम में खूब। तो लिखो फॉर एग्जांपल लैंड कॉमा बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या होती है? हमारी एसेट होती है। बिल्डिंग से भी पैसे कमाए जाते हैं। बिल्डिंग कॉमा स्टॉक, स्टॉक कॉमा डेटर्स, स्टॉक कॉमा डेटर्स कॉमा कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश भी क्या होता है अपने आप में? एसेट होता है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कहते नहीं मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है ना? डींगे मारते रहेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस एटसेट्रा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस एटसेट्रा। अब एसेट्स के कुछ फीचर्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एसेट में और क्या क्या खासियत होती है। तो एक छोटा सा सब हेडिंग बनाकर लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फीचर्स। किसके? एसेट के। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब होता है खासियत। एसेट में और क्या क्या खासियत होती है ना? संपत्ति की क्या क्या खासियत होती है। एक बात तो पता चल गई कि एसेट से फ्यूचर में पैसा आता है। एसेट की मदद से हम क्या कमाते हैं? पैसे। एसेट की हेल्प लेकर हम क्या कमा सकते हैं? एसेट की हेल्प लेकर हम पैसे कमा सकते हैं, यह बात तो पता चल गई। लेकिन और भी फीचर्स होते हैं। तो नंबर 1 लिखो, पहला स्मॉल ए करके। मुझे बताओ, एसेट्स, तुमने बिल्डिंग खरीदी, तुमने स्टॉक खरीदा, तुमने मशीन खरीदी, तुमने लैंड खरीदा, तुमने फर्नीचर खरीदा, है ना, कंप्यूटर्स खरीदे। कौन खरीदेगा ये सारी चीजें? मैं, या जिसका बिजनेस है वो? बताओ, जिसका बिजनेस है वही तो खरीदेगा, मैं क्यों खरीदूं? जिसका बिजनेस है वो खरीदता है, मतलब कि मालिक खरीदता है। तो जो एसेट्स होती हैं सारी की सारी, वो सारी एसेट्स किसकी होती हैं? वो सारी एसेट्स होती हैं ओनर की। वो सारी एसेट्स किसकी होती है? ओनर की होती है भाई, मालिक की होती है, मेरी थोड़ी ना होंगी। तो लिखो स्मॉल ए में एसेट्स के लिए नंबर ए, पहला फीचर लिखो। लिखो इट शुड बी, इट शुड बी ओन्ड बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है ओन्ड। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। मतलब इसका मालिक कौन होता है? बिजनेसमैन। सारी एसेट्स किसकी होती है? बिजनेस की होती है, मतलब मालिक की होती है। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, अब लिखो बी पॉइंट। एक चीज को और देखो, अगर मैंने तुमसे बोला मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, कंप्यूटर्स, तो बताओ क्या इन सब की कुछ वैल्यू होती है? नहीं होती है। मशीनरी खरीदी 10,000 की, फर्नीचर खरीदा 5,000 का, स्टॉक खरीदे 5,000 के, कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की। बताओ क्या सबकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है या नहीं होती है? मनी वैल्यू का मतलब होता है प्राइस। सबका कुछ ना कुछ प्राइस होता है ना। एसेट की अपनी एक मनी वैल्यू जरूर होती है। तो बी पॉइंट में लिखो इट शुड हैव सम, इट शुड हैव सम मनी वैल्यू। इट शुड हैव सम, इट शुड हैव सम मनी वैल्यू। ठीक है, कुछ ना कुछ मनी वैल्यू जरूर होती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होगी जरूर। सी पॉइंट लिखो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और अभी मैंने बताया था एसेट दिख भी सकती है और नहीं भी दिखेगी। मतलब एसेट अगर दिखेगी तो टेंजिबल, और अगर नहीं दिखेगी तो इंटेंजिबल। तो दोनों तरह की एसेट होती हैं। अब लिखो डी पॉइंट, इट कैन बी इंटेंजिबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
इट कैन बी इंटेंजिबल और नॉन, या फिर एक काम करो, इट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल। इट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट। वो तो एक ही बात है, टेंजिबल पहले लिख लो तो इंटेंजिबल बाद में कर देना, इंटेंजिबल पहले लिखा है तो टेंजिबल बाद में कर देना। इट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल फॉर्म, FORM। इट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। हर वो चीज एसेट जिससे तुम्हें या तो पैसा मिल रहा है या भविष्य में मिलेगा, ठीक है, जिससे या तो आजकल पैसा आ रहा है या फिर भविष्य में जरूर आएगा, तो वो चीज तुम्हारी क्या कहलाएगी, एसेट।